नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए आज खास रहने वाला है। तो वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे, उस अमेरिका की जिसे ट्रंप ग्रेट अमेरिका बनाने का सपना देख रहे हैं और लागू की गई नीतियों को अमेरिका की भलाई के लिए बताते हैं। लेकिन अब ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि उनकी नीतियां कहीं ना कहीं उनकी पार्टी और अमेरिका के लोगों को परेशान कर रही है और इसीलिए जिस टैरिफ को ट्रंप धमकी और दबाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे, उसको लेकर अब ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल ट्रंप ने खाने पीने की चीजों से टैरिफ कम किया है क्योंकि अमेरिका में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ट्रंप का ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है जिस पर ट्रंप ने साइन किए हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ ही बात करेंगे उन फूड आइटम्स की जिनके महंगे होने से अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा था। अमेरिका में बहुत सी फूड आइटम्स आयात की जाती है और इसीलिए अमेरिका पर ही इसका उल्टा टैरिफ का असर पड़ गया। ये भी आपको बताएंगे कि अमेरिका किन देशों से फूड आइटम खरीदता है और कितना खरीदता है। साथ ही बात करेंगे अमेरिका में बेहिसाब महंगाई की टैरिफ और शटडाउन ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर किस तरीके से तोड़ दी है। कितनी महंगाई बढ़ी अमेरिका में, ये समझाएंगे आपको और कौन से सेक्टर में महंगाई का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, इसका अब अमेरिका पर असर पड़ रहा है। तो डिटेल में इस पर भी वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे ईरान की, क्योंकि ईरान ने तेल सप्लाई के सबसे अहम रूट पर एक बार फिर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की है और एक ऑयल ले जा रहे शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपने कब्जे में ले लिया है। अब आखिरकार ईरान ऑयल टैंकर को कब्जे में लेकर के दुनिया को दिखाना क्या चाहता है, ये भी बताएंगे और इसके साथ ही बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। आखिर ये इतना अहम क्यों हो जाता है और दुनिया की तेल सप्लाई इस रूट पर कितनी टिकी है, इसके बारे में भी बताएंगे। ये ईरान के पास इसीलिए ईरान दादागिरी रखता है, ये सवाल है और इस रूट के बारे में भी समझेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कौन से देश इस रूट के माध्यम से सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका ईरान पर इस रूट पर नजर रखता है और ईरान पर बार बार कब्जे की कार्रवाई का आरोप लगाता है। आखिर अमेरिका वहां कैसे नजर रखता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड नाउ में व्हाइट हाउस की उस मेमो की जिसमें ड्रैगन की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा है। चीनी कंपनी अलीबाबा पर अमेरिका ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि डेटा चोरी की गई है। दरअसल डेटा चोरी का फायदा चीनी सेना को देने का आरोप लगा है और इस रिपोर्ट में क्या आरोप है, विस्तार पूर्वक हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अलीबाबा की ये चीनी कंपनी कितनी अहम है चीन के लिए और किस तरह से काम करती है, इसके बारे में जानकारी देंगे। बात मंगल ग्रह की भी करेंगे, उस खोज की जिसे चीन ने खोजा है और कहते हैं एलियन नहीं होते हैं, लेकिन चीन ने मंगल ग्रह में एलियन के रहने का पता लगा लिया है। अब क्या है ये पूरा मामला आपको समझाएंगे। गुफाओं में एलियन का जो ये दावा किया जा रहा है कितना सच है, वर्ल्ड नाउ में आपको बताएंगे। तो वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे सुपर पावर के बिगड़ते हालात की। अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर मनमाना टैरिफ लगा दिया, फिर अमेरिका की सरकार को शट डाउन कर दिया। अब ट्रंप के इन फैसलों का असर अमेरिका पर भयानक तरीके से हो रहा है। ट्रंप चाहे जितनी मर्जी ये बात नकार ले कि अमेरिका अभी भी स्ट्रांग हालत में है, लेकिन हकीकत यही है कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिकी पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, नाखुश नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद से सबसे पहले टैरिफ का बम फोड़ा था। टैरिफ को लेकर के उन्होंने दावा किया था कि इससे अमेरिका को फायदा होगा और उन तमाम देशों पर टैरिफ लगाया जिनके साथ सालों से अमेरिका का कारोबार चल रहा था। अमेरिका फर्स्ट के दावे के साथ ट्रंप ने उन देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया जो अमेरिका को अपना सामान बेचते थे और ट्रंप के इस टैरिफ के जरिए अमेरिका को खजाना भरना चाहते थे। लेकिन उनकी चाल यानी ट्रंप की चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई है और ऊपर से सोने पर सुहागा कि वहां पर शटडाउन हो गया, जिसने हालत अमेरिका की और अमेरिका वासियों की और ज्यादा खराब कर दी। टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच गई। लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। ग्रोसरी से लेकर के रोजमर्रा की जो खाने पीने की चीजें थी, वो हर जगह उनकी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब आलम यह हो गया है कि ट्रंप को अपने ही फैसले से पलटना पड़ रहा है।
अमेरिका में खाद्य महंगाई के आंकड़ों ने ट्रंप को टैरिफ पर अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 200 से ज्यादा आइटम्स पर लगाए गए टैरिफ को वापस ले लिया। यानी उन्होंने जो किया उसको लेकर के एक तरीके से स्वीकार कर लिया कि गलत किया। ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया और कृषि क्षेत्र के कई आयात पर लगने वाले टैरिफ में कमी करने वाला कार्यकारी आदेश ही साइन कर दिया। अब इस फैसले के मायने क्या है वो जान लीजिए। इस फैसले के तहत कई खाने की चीजों पर टैरिफ कम होगा। ये फैसला न सिर्फ राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है बल्कि अमेरिकियों के लिए भी राहत की बड़ी उम्मीद जगाता है। अब रिपोर्ट क्या कहती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो रिपोर्ट इस पूरे जो टैरिफ पर यू टर्न ले गया है उसके बारे में आई है और ये कह रही है कि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं, खाद्य आयात पर लगने वाले टैरिफ को घटा दिया है, उन चीजों को टैरिफ से बाहर किया है जो 10 से 50% तक थी। बीफ, कॉफी और ट्रॉपिकल फ्रूट्स और साथ ही रोजमर्रा की चीजों से टैरिफ को हटाया गया है। अब ये सब कुछ आता कहां से है? इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और अर्जेंटीना के साथ समझौता भी कर लिया है। इन देशों में दरअसल पैदा होने वाले कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम किए गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो बेरोजगारी के साथ साथ वहां पर प्राइस बढ़े हैं उनमें कटौती हो पाएगी। उन कंज्यूमर्स के दबाव का ये जवाब है जो शिकायत करते हैं कि कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। ये कदम इस महीने की शुरुआत में हुए ऑफ-ईयर इलेक्शन में वोटर्स की तरफ आर्थिक चिंताओं को अपना अहम मुद्दा बताए जाने के बाद उठाया गया है। इसके कारण वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स को बड़ी जीत भी मिली थी। हाल फिलहाल में वहां पर चुनाव भी हुए हैं और लोगों की बढ़ती नाराजगी ने महंगाई को वहां पर बड़ा मुद्दा बना दिया अमेरिका में। अब ट्रंप का ये कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने इससे पहले लगातार दावा ये किया था कि उनकी ओर से जो भी टैरिफ लगाए गए हैं महंगाई नहीं बढ़ा रहे हैं। ये वो कह रहे थे कि महंगाई नहीं बढ़ेगी टैरिफ लगने के बावजूद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने टैरिफ लगाया, उसके बाद अलग अलग देशों की तरफ से भी इस टैरिफ को बढ़ाया गया था। अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट। उन्होंने कहा कि ये कदम उन उत्पादों पर केंद्रित है जो अमेरिका में बड़े पैमाने पर पैदा नहीं होते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि कॉफी और केले के बारे में हम जान सकते हैं क्योंकि कुछ हिस्सों में सीमित मात्रा में कॉफी पैदा होती है लेकिन इसका बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। अमेरिकियों को कॉफी बड़ी पसंद होती है। अब उतनी तो होती नहीं है वहां पर पैदावार कि वो अपना खर्च चला सके, इसीलिए उन्हें बाहर से उसे खरीदना होता है, बाहर के देशों से। ट्रंप प्रशासन ने स्विट्जरलैंड के साथ एक नया व्यापार ढांचा भी घोषित किया है और इस समझौते के तहत स्विट्जरलैंड से आने वाले सामान पर शुल्क दर को 39% से घटा करके 15% किया जाएगा, ये बात कही है। अब ट्रंप ने किन चीजों से टैरिफ हटाया है इस बारे में भी आपको बता देते हैं। वो कौन कौन से सामान हैं जिस पर टैरिफ घटाने की बात की जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। इसमें है चाय है, सीजनल फ्रूट है, जूस है, कोको है, मसाले हैं, केले हैं, संतरे हैं और टमाटर है। क्योंकि इसी बात को लेकर के जिक्र किया जा रहा था कि अगर किसी भी चीज को हटाया जाएगा तो ये वो तमाम चीजें होंगी जिनसे इन सबको हटाया जाएगा। ये चीजों से टैरिफ को कम करने की बात कही गई है। इसमें कुछ और खाने पीने की चीजें हैं जिसमें बीफ है, बहुत बड़ी मात्रा में इसका सेवन अमेरिका में किया जाता है और इसके लिए भी उसे इसको खरीदना होता है। एवोकाडो है, नारियल है, अनानास है, सूखे हुए मेवे है, डेयरी प्रोडक्ट है, चावल है। तो ये तमाम प्रोडक्ट है जिन पर टैरिफ कम करना पड़ेगा। अगर नहीं कम करेंगे तो अमेरिका में महंगाई की दर इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। अब यही वजह है कि ये जो पूरा यू टर्न है वहां पर देखने को मिला है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत खाने पीने की चीजों की कीमतों को कम करने के लिए टैरिफ हटाया गया है। इनमें से कुछ उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित नहीं होते हैं, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि इन चीजों के दाम में गिरावट आ सकती है। अमेरिका में कॉफी का उत्पादन ना के बराबर है और अमेरिकी उत्पादकों ने चेतावनी भी दे दी है कि टैरिफ के कारण सप्लाई कम होगी। हुआ भी ऐसा और यही वजह है कि अब यू टर्न वहां की सरकार की तरफ से, ट्रंप की तरफ से लिया जा रहा है। अब सप्लाई कम होने से कीमतें बढ़ेंगी और मांग घटेगी, लेकिन ब्राजील को टारगेट करके लगाया गया टैरिफ बीफ और कॉफी मार्केट को प्रभावित करेगा। अमेरिका को इसका खामियाजा उठाना होगा। इस फैसले का दूसरा असर यह भी होगा कि अमेरिकी कंपनियों को भी
उन देशों में आसानी से एंट्री मिल जाएगी जिनसे टैरिफ शुल्क कम किया गया है। अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। जब ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए थे तो अर्थशास्त्रियों ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि कंपनियां ये टैक्स अपने ग्राहकों पर डाल देगी, यानी कीमतें सीधे सीधे बढ़ जाएंगी। और यही हुआ है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई सितंबर में उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी बहुत लोग सोच रहे थे, लेकिन फिर भी ज्यादातर सामान की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी। खासकर अगर बात किराने के सामान की जाए तो अमेरिकियों को खाने पीने की चीजें महंगी दरों पर मिल रही हैं। महंगाई ने लोगों का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है। ये वहां के हालात हो गए हैं और इसी वजह से जो अमेरिका की सरकार है वो यू टर्न लेने के लिए तैयार हो गई है। अब लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका में महंगाई कितनी है वो आपको बताते हैं। तो सितंबर महीने में महंगाई दर 3% रही है, जो अगस्त में 2.9% थी, यानी 0.1 का इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी। अब कंज्यूमर कीमतें सितंबर में 0.3% बढ़ी। किराने का सामान 2024 से 2.7% महंगा हो गया। इसमें क्या क्या शामिल था वो जानिए। इसमें फल, सब्जियां, मांस, डेयरी प्रोडक्ट महंगे हुए और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गैस की कीमतों में हुई है, जो 4.1 तक पहुंच गई थी। बिजली की कीमतें 6% तक बढ़ गई। किराए और मकान की कीमतें 5 से 7% तक बढ़ गई, क्योंकि जब ज्यादा पैसा किसी चीज को खरीदने के लिए लगाना होगा तो अर्जित भी उतना ही करना होगा। इसीलिए किराए और मकान की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। दवाइयों और चिकित्सा की सेवाओं की कीमतें लगभग 3.9% बढ़ गई। नई और पुरानी गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जो कि 3 से 5% रहा। कपड़े की बात करें तो कपड़े की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ गई, क्योंकि ये सब कुछ कहीं बाहर के देशों से खरीदा जाता है। अब अगर पिछले साल सितंबर में कुछ सामान की कीमत 100 रुपए थी, तो इस साल वही सामान करीब 103 रुपए का हो गया है। गैसोलीन की कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट, माल ढुलाई के खर्चे इसके साथ साथ बढ़ जाते हैं, और यह असर बहुत सी चीजों की कीमतों में उछाल के रूप में देखने को मिलता है। ज्यादातर अमेरिकी परिवारों की आय में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन खर्च बढ़ गया। अब पिछले महीने के अंत की अगर मैं बात करूं तो ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि महंगाई हरा दी गई है, लेकिन अमेरिका में ऐसा दिखा नहीं। जैसे जैसे टैरिफ बढ़ाया दूसरी कंट्री पर, उसका असर अमेरिका पर भी पड़ा। अमेरिकियों के लिए जीवन यापन महंगा हो गया, क्योंकि पिछले महीने चीजों की कीमतों में सबसे तेज गति से बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जो इस साल की शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा है। किराने की चीजों की कीमतों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 साल में सबसे ज्यादा इस बार बढ़ी है। वजह थी ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है वो। मैक्सिको से आने वाले टमाटर पर पहले से 17% शुल्क लागू था, और यह दर जुलाई में तब लागू हुई थी जब लगभग 3 दशक पुराना व्यापार समझौता समाप्त हो गया। और उस बदलाव के बाद टमाटर की कीमतों में तुरंत से तेजी देखी गई थी। उस तरफ कॉफी और बीफ की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई। तो अमेरिका में बीफ की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें एक खास चिंता का विषय भी बन गई, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉफी और बीफ का सेवन वहां पर किया जाता है। अमेरिका के लिए बीफ का प्रमुख निर्यातक देश ब्राजील है, और ब्राजील पर जब भारी टैरिफ लगाया गया तो उसके कारण अमेरिका में इसके दाम में तेजी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वही उनकी तरफ से भी किया गया। अब आपको उन चीजों की कीमतों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अमेरिका के लोगों पर सबसे ज्यादा असर डाला था। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं सितंबर तक ये क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको बताएं कि कौन कौन सा वो सामान है जो कि महंगा हुआ है। ग्राउंड बीफ जो कि 13% महंगा हुआ है, इतनी महंगाई इसमें दर्ज की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसमें स्टेक 70%, तो 17% तक का उछाल आना, यानी अमेरिकियों की जेब पर ज्यादा असर पड़ना, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। केला कई बाहर के देशों से लेकर के खरीदा जाता है, 7% तक अमेरिका में इसमें उछाल देखा गया। जब महंगा वहां से आएगा, टैरिफ ज्यादा लगेगा, तो खरीदने में भी उतना ही पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। इसी तरीके से बात अगर संतरे की जाए तो 4.4% यहाँ पर कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। टमाटर में भी अच्छा खासा उछाल दर्ज किया गया, जो 5% था। इसीलिए जो खाने पीने की जरूरतों का सामान है, रोजमर्रा की चीजें हैं, उसे घटाने के बारे में अब अमेरिका सरकार यू टर्न लेते हुए नजर आ सकती है।
डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट जिसमें मिल्क आता है, कर्ड आता है, 3% तक उछाल इनकी कीमतों में दर्ज किया गया है। कॉफी की बात करूं, 3% तक इसमें भी उछाल देखा गया है, यानी कॉफी की कीमतें 3% तक बढ़ी हैं। चावल की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ी हैं और एवोकाडो और नारियल की जो कीमतें हैं उनमें भी उछाल 3 से 4% तक का देखा गया है। सीजनल फ्रूट जूस जो है वो 3 से 4% तक महंगे हो गए हैं। ये सब कुछ टैरिफ नीति लागू होने के बाद हुआ है। मसाले 4 से 5% तक महंगे हुए हैं। इसके अलावा जो तमाम खाने पीने की चीजें हैं उस पर असर अब देखने को मिल रहा है। लेकिन कॉफी की कीमतों में सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच 41% की वृद्धि हुई है। सीधा सीधा अगर कोई सा सामान 100 रुपए का मिलता है तो वो 141 रुपए का मिलने लगा है सिर्फ 1 साल के भीतर। वहीं अमेरिका में कॉफी पीना अब लोगों के लिए भारी इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि जेब से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ ब्राजील पर 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, जिसकी वजह से अब अमेरिका के लोगों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। ब्राजील दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। ब्राजील पर 50% आयात टैक्स लगाया गया क्योंकि ट्रंप को पूर्व ब्राजीलियाई राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का तरीका पसंद नहीं आया। पिछले साल कॉफी के कुल वैश्विक उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी 38% थी। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। मनमाने अंदाज से ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को मुश्किल में डाल दिया। अमेरिका में टैरिफ का असर इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि अमेरिका का खाना पीने का जो सामान है वो दुनिया के कई देशों से आता है। क्योंकि अब अमेरिका सब कुछ तो पैदा नहीं कर सकता, सुपर पावर हो सकता है लेकिन सब कुछ की पैदावार करने के मामले में ये सुपर पावर नहीं है। अमेरिका पर असर क्या पड़ा है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि अमेरिका में किराने को इंपोर्ट कितना किया जाता है, एक्सपोर्ट कितना किया जाता है। तो किराने का जो इंपोर्ट है वो देखिए, मैक्सिको से क्या क्या सब्जी, टमाटर, प्याज, मिर्च, जब ये सारी चीजें लाएंगे तब जाकर के अमेरिका के लोगों का काम चल पाएगा। फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, नींबू, अंगूर, एवोकाडो सब कुछ मैक्सिको से आता है। मैक्सिको की जो दीवारें हैं कहा जाता है अमेरिका से इस कदर लगी हुई हैं कि वहाँ पर फेंस तक लगाने की बात होती है क्योंकि मैक्सिको से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। चिकन और बीफ आता है सबसे पड़ोसी जगह से ज़रूर आता है, लेकिन इधर जब आप टैरिफ बढ़ाएंगे तो इसका खामियाजा अमेरिका भी भुगतेगा और हुआ भी यही। बात कनाडा की करते हैं तो दूध, पनीर, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो कनाडा से मंगाए जाते हैं, लेकिन ये भी महंगे हो गए हैं। दूसरी तरफ मांस और मछली कनाडा से आती है, ये भी महंगे हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से इंपोर्ट अमेरिका को करना पड़ता है। अब कनाडा से और क्या आता है? ताजे फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, महंगी हो गई हैं। अनाज, गेहूं, जौ, मक्का ये सब कुछ कनाडा से आता है। कनाडा में क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर फार्मिंग होती है। चीन से सी फूड आता है, सी फूड को इंपोर्ट किया जाता है। चीन से मसाले और खाद्य सामग्री आती है। इसके अलावा चाय, नट्स और प्रोसेस्ड फूड भी वहां से आता है। ब्राजील कॉफी वहां से आती है, सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है कॉफी का। इसके अलावा चीनी भी ब्राजील से ही खरीदनी होती है। सोयाबीन और तेल के बीज, मीट ये सब कुछ ब्राजील से आता है। ऑरेंज जूस ब्राजील से आता है जो कि अमेरिका में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कोलंबिया से भी कॉफी आती है क्योंकि बड़े स्तर पर कॉफी का सेवन अमेरिका में जब होता है तो अलग अलग देशों से उसे इंपोर्ट करना होता है। कोलंबिया से फल भी आती हैं, सब्जियां भी आती हैं, तो ये वहाँ की स्थिति बनी हुई है। नीदरलैंड से डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट नीदरलैंड से भी आते हैं और इसके साथ साथ कनाडा से भी आते हैं। नीदरलैंड से भी फूल और पौधे आते हैं। कोको पाउडर आता है। वियतनाम से चावल का इंपोर्ट किया जाता है। सी फूड का इंपोर्ट भी वियतनाम से ही किया जाता है, जैसे चाइना से किया जाता है। मसाले और जो जड़ी बूटियां हैं वो भी वियतनाम से मंगाई जाती हैं। दूसरी तरफ चावल जो है वो थाईलैंड से मंगाया जाता है। फल, आम, नारियल, सी फूड ये भी आता है। अब स्पेन और इटली से क्या आता है वो जान लीजिए। ऑलिव ऑयल आता है। लोग मानते हैं कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और अमेरिका में 74% लोग ऐसे हैं जो कि मोटापे का शिकार हैं, तो थोड़ा हेल्थ का भी केयर करना होता है। वाइन भी स्पेन और इटली से यहाँ पर आती है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड भी स्पेन और इटली की तरफ से ही भेजा जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो ये एक पूरा जो किराने का इंपोर्ट लिस्ट है वो हमने आपको दिखाया और इसके दिखाने के मायने ये है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में आप सामान बाहर से खरीदेंगे, उन बाहरी देशों पर आप इतना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे टैरिफ के नाम पर, तो आपको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। महंगा सामान आएगा तो महंगा बिकेगा।
अब अमेरिका अपने नजदीकी देशों खासकर मैक्सिको और कनाडा से सबसे ज्यादा खाना पीना मंगवाता है और इसकी वजह भी यही है कि ये देश अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए सामान जल्दी और सस्ता पहुंचता है। अब यहाँ से सामान ट्रक, ट्रेन या जहाज से जल्दी पहुंच जाता है। इससे खाना जल्दी ताजा भी मिलता है। जब जल्दी जाएगा, जल्दी लोगों तक पहुंचेगा तो ताजा भी होगा। अमेरिका के मैक्सिको और कनाडा के साथ खास व्यापार समझौते भी हैं, जैसे USMCA जो पहले NAFTA था, जिसमें कस्टम्स ड्यूटी यानी कि आयात टैक्स कम लगता था। इसके साथ ही और कौन सी चीजें हैं जो कि सस्ती मिलती हैं? टैरिफ और व्यापार नीति से कीमतों पर असर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें ट्रांसपोर्ट खर्च को बढ़ा देती हैं और इसी चीज से अमेरिका के लोग इस वक्त जूझ रहे हैं। अब अगर बात टैरिफ की जाए तो थोड़ी कमी से अमेरिका के लोगों को थोड़ी ही राहत जरूर मिलेगी। अपने चुनाव अभियान में ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान बनाने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वादा किया था। अब उनका ये वादा था तो अब उन्हें अमेरिका से निभाना भी होगा। वो अमेरिका फर्स्ट नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने देश के हित के बारे में सोचना, फैसला करना कोई गलत बात नहीं है। हर देश अपने हित के फैसले लेता है, लेकिन केवल वही महान बने, बाकी देशों को नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं चल सकता है। और टैरिफ का इस्तेमाल हथियार की तरह करने वाले ट्रंप ये भूल जाते हैं कि डराने, धमकाने, हड़काने की नीति हमेशा कारगर नहीं होती है। दुनिया में भारत, चीन जैसे तमाम स्वाभिमानी देश हैं जो टैरिफ की उनकी एक तरफा नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने वादा किया था कि टैरिफ लगाने से मेक इन अमेरिका होगा। भारत की ही मेक इन इंडिया वाली नीति वो आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन उनके जो तरीके हैं वो बेहद गलत हुए। स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, अमेरिका अमीर होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो चाह रहे थे मेक इन अमेरिका बना सके। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि टैरिफ का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर फिलहाल सकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि महंगाई दूसरी तरफ बढ़ते जा रही है। हमने आपको दिखाया कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो कि महंगे हो गए हैं क्योंकि अमेरिका ने अपनी नीतियां बदली हैं। अब अमेरिकी नागरिक भी इसका दर्द झेल रहे हैं। दरअसल US में हुए सर्वे से ये पता चला है कि टैरिफ के चलते देश में महंगाई का स्तर और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में टैरिफ से अमेरिका को महान और ज्यादा धनवान बनाने का जो दाव था अमेरिका का, वो उस पर ही उल्टा पड़ गया है। उसने सोचा था कि दूसरे देशों से पैसे खींचेंगे, खजाना भरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि खुद की जेब से जो पैसे जा रहे हैं उसके बाद उन्हें याद आई है कि टैरिफ को घटाना होगा। अब खाने की टेबल से लेकर यूटिलिटी बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जबरदस्त असर पड़ रहा है। और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, चलिए वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि टैरिफ से अमेरिकी जो हैं वो कितने ज्यादा परेशान हैं। तो 65% लोग हैं जो कि ट्रंप की टैरिफ नीति से पूरी तरीके से नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि 10 में से 7 लोग मानते हैं कि इस साल किराने का जो सामान है वो महंगा हो गया है। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। 10 में से 6 लोगों ने कहा है कि बिजली पानी के बिल बढ़ गए हैं और 10 में से 4 लोगों ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा, आवास और ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। तो ये रेट लिस्ट है जो ये बताती है कि वहां पर अब सब कुछ महंगा मिल रहा है। इस वक्त अमेरिका में लोगों को ना तो आसानी से नई नौकरी मिल रही है और ना ही नया घर खरीद पा रहे हैं। अमेरिका में लोन का इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज्यादा हो गया है और यही वजह है कि घर लेना भी अब महंगा हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व करने का बड़ा फैसला किया है और फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार ब्याज दरों में कटौती की। 0.25% की कटौती की गई है, बहुत छोटी सी कटौती थी। बढ़ती महंगाई, उच्च ब्याज दरें, खरीदारों के लिए घर खरीदना मुश्किल भरा रह रहा है। अब अमेरिका में घरों के बाहर फॉर सेल का जो टैग है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। लोग नए घर खरीदने, नई नौकरी पाने या नए शहर जाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। यह स्थिति कई अमेरिकी परिवारों के लिए परेशानी की वजह है और आयात पर लगने वाले टैक्स का असर सीधे सीधे अमेरिका की जनता की जेब पर पड़ रहा है। अब कितना असर पड़ रहा है ये भी आपको बता देते हैं कि टैरिफ की नीति से अमेरिका में गरीबी बढ़ने का जो जोखिम है वो बढ़ गया है। अब रिपोर्ट्स इस बारे में क्या कहती है वो जान लेते हैं। तो 2026 तक 10 लाख लोगों के गरीब हो सकते हैं, गरीब होने की संभावना है, ये बताया गया है। 2026 की अगर बात करूं तो गरीबी दर 12% से बढ़कर 12.2% हो जाएगी।
वहीं अमेरिका में 3.5% यानी लगभग 3.6 करोड़ लोग गरीबी में रह रहे हैं। ये भी ये रिपोर्ट दावा करती है। और कुल आबादी में से लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति गरीब है। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा कैसे अगर ये आंकड़े होंगे तो? अमेरिकी परिवार पर लगभग 1,09,000 रुपए तक का बोझ पड़ा है क्योंकि इंपॉर्टेंट सामान महंगे हो गए हैं। घरेलू सामान की कीमतें 10 से 20% तक बढ़ गई हैं। कारों की कीमतों में भी औसतन 1,000 से $1,500 की बढ़ोतरी हुई है। अब किचन आइटम हो, स्टील उत्पाद हो, 12 से 25% तक वो भी महंगे हो गए हैं जो कि रोजमर्रा में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होते हैं। कपड़े और फुटवेयर खासकर चीन से आने वाले 10% तक महंगे हैं। स्कूल का सामान हो, खिलौनों की कीमतें हैं, इन सब में इजाफा हुआ है। 5 से 10% का ये इजाफा दर्ज किया गया है। अमेरिका जैसे देश में जहां लोग हर मौसम में घूमने निकल जाते हैं, इस साल हालात बदल गए हैं। ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिकी नागरिकों ने अचानक अपनी यात्राओं पर ब्रेक लगा दिया है। अब ये ब्रेक इसीलिए लगाया गया है क्योंकि कमाई हो नहीं रही है और ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। छुट्टियों की योजनाएं कम बन रही हैं, फ्लाइट बुकिंग धीमी पड़ गई है, जबकि 25 दिसंबर आने वाला है और लगभग हर अमेरिकी घूमने के मूड में रहता है कि क्रिसमस का त्यौहार आएगा, एक लंबी छुट्टी होगी और उसमें घूमने की तैयारी होगी। लेकिन फ्लाइट बुकिंग की जो रफ्तार धीमी पड़ी है वो कुछ और कह रही है। बड़े शहरों की भीड़ भी पहले जितनी अब नहीं रह गई है। इसकी मुख्य वजह है बढ़ता हुआ खर्च, आर्थिक दबाव, जो पूरे अमेरिकी पर्यटन उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। डिलॉयट की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अमेरिकी लोग अब घूमने पर पहले जितना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। जहां पहले हायर पे क्लास पर आर्थिक दबाव का असर कम होता था, वहीं अब इस वर्ग ने भी अपने यात्रा बजट को घटाना शुरू कर दिया है। लोग अब सस्ते विकल्प ढूंढ रहे हैं और ये उन डेस्टिनेशन के लिए झटका है जिनकी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से प्रीमियम पर्यटन पर टिकी रहती थी, यानी अमेरिकियों पर टिकी रहती थी। लेकिन आर्थिक दबाव में ट्रेवल्स में कमी आने से क्या कुछ हुआ है वो भी आप जान लीजिए। आर्थिक दबाव में ट्रेवल्स में कमी आई है। 2024 में औसतन 2.14 लोग छुट्टियां प्लान कर रहे थे। 2024 के ये आंकड़े हैं, इतने अमेरिकी थे जो कि छुट्टियां प्लान कर रहे थे, लेकिन ये संख्या अब घट करके 1.83% रह गई है। सीधे सीधे आप इसे ये कह सकते हैं कि 1% तक की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। यानी लोग बाहर घूमने कम निकल रहे हैं क्योंकि जेब पर असर ज्यादा पड़ेगा। खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं महंगाई की वजह से कि पैसे बच ही नहीं रहे हैं। ट्रैवल का जो बजट है छोटा हो गया है। कोई आसपास चीप कंट्री में जाएंगे जहां की करेंसी अमेरिका की करेंसी से बहुत कम हो। अब ट्रिप पर पहले जितना पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है क्योंकि खर्च कर ही नहीं पा रहे हैं, ये हालात हो गए हैं। औसतन खर्च में करीब 18% की बड़ी कमी दर्ज की गई है। जो घूमने जाते हैं वो भी सोचते हैं कि लिमिटेशन में ही अपने उस पूरे सफर को, उस पूरे ट्रैवल को मजेदार बना लें। मिलेनियल्स 2025 में यात्राएं कम करने में सबसे आगे रहे हैं। सबसे ज्यादा घूमने भी यही जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यात्राएं भी इन्हीं के द्वारा कम कर दी गई हैं। तो ये स्थिति है कि जितना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं उससे औसतन खर्च में 18% की बड़ी कमी है। 2025 में यात्राएं कम हुई, आर्थिक दबाव साफ दिखाई दे रहा है और टैरिफ के नेगेटिव असर को देखते हुए अब ट्रंप के तेवर धीरे धीरे नरम हो रहे हैं। कई देशों पर टैरिफ घटा भी रहे हैं हालांकि वो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका के गुस्से का शिकार भी उन्हीं को होना पड़ेगा। अब भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत पर भी टैरिफ बढ़ाने की बात ट्रंप ने कही है। चीन पर तो टैरिफ कम कर ही दिया है। अब मनमौजी ट्रंप कौन सा फैसला आने वाले वक्त में लेंगे ये देखना होगा। तो ये अमेरिका का पूरा हिस्ट्री है कि अब चल क्या रहा है वहां पर। लेकिन अब वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस खबर की जिसने अमेरिका से लेकर पूरे अरब देशों में हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान के एक्शन ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त मार्शल आइलैंड के झंडे वाले एक जहाज पर ईरान ने कब्जा कर लिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इस जहाज को दरअसल बंधक बना लिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजरते वक्त मार्शल आइलैंड के टैंकर का संपर्क दरअसल अचानक टूट गया। ये टैंकर निकला कहां से था? ये टैंकर यूएई से निकला था और सिंगापुर जा रहा था और जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये दाखिल हुआ इसका संपर्क प्रबंधन दल से टूट गया।
और आखिरी बार इस टैंकर को ईरानी रास्ते की ओर मुड़ते हुए देखा गया था। इसके बाद ये दावा किया गया था कि ईरान ने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने मार्शल द्वीप के झंडे वाले एक तेल टैंकर को अपने कब्जे में लिया है और ये तब किया है जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। अधिकारियों के मुताबिक टैंकर को मोड़ करके सीधे ईरानियन वाटर्स में ले जाया गया, यानी कि उनके तरफ वाली जो रेखा है समुद्र में भी डिवाइड होता है कि कहां तक किस देश का पूरा अधिकार होगा। अब उस तरफ इसे लेकर के गए हैं। तो कई महीनों बाद ईरान ने ऐसी कोई कार्रवाई की है, ये भी बात है। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं की, वो नहीं मानेगा कि उसने ऐसा किया है। लेकिन ये कदम ऐसे समय पर आया है जब ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अब जून में इजराइल के साथ 12 दिन की जंग हुई थी, जिसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि जहाज के गायब होने के कुछ ही घंटे बाद ईरान से जुड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर दावा किया गया कि इस्लामिक गार्ड्स के नौसैनिक दस्तों ने ये जहाज जब्त कर लिया है। अमेरिका के एक अधिकारी ने यह भी दावा कर दिया कि पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। अब टैंकर का नाम क्या था? टैंकर का नाम था तालारा। टैंकर को चलाने वाली समुद्री कंपनी ने कहा संपर्क बहाल करने की कोशिशें जारी है। अमेरिकी नौसेना का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन, जो कि कई घंटों तक उस जगह के ऊपर घूमता रहा जहां तलारा मौजूद था, और ड्रोन कई घंटों तक उस जहाज के ऊपर मंडराता रहा और इस पूरी घटना की निगरानी करता रहा। इस तरीके से सबका खुलासा हुआ है। निजी सुरक्षा कंपनी है एम्ब्रे, उसके मुताबिक तलारा जहाज पर हमला 3 छोटी नावों ने किया था जो उसके करीब आ गई थी, और ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने भी इस घटना की पुष्टि कर दी है। कहा है कि किसी सरकारी कार्रवाई की वजह से तलारा को ईरान के समुद्री इलाके में जाना पड़ा है। साइप्रस की कंपनी कोलंबिया शिप मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि उनका इस जहाज से संपर्क टूट गया। ये जहाज हाई सल्फर गैस ऑयल लेकर के जा रहा था, यानी ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत जो कि किसी भी देश की आर्थिक कमर को पूरी तरीके से तोड़ सकता है, उस पर यह हमला करने की कोशिश की गई है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक तलारा ने पिछले महीने यूएई के हमरिया पोर्ट से ईंधन भरा था। इसके बाद वो हॉर्मुज से होते हुए ओमान की खाड़ी की ओर मुड़ गया था और तभी ये घटना हुई। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि ईरान बीते सालों में कई बार इस क्षेत्र से गुजरने वाले टैंकर्स को रोकता रहा है, कभी बदले के तौर पर तो कभी अपने जल क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगा करके, और कभी ये कह देता था कि तस्करी की जा रही है तो तस्करी के शक में भी रोक दिया करता था। हालांकि पिछले 1 साल से हॉर्मुज में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपको ये भी बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है और दुनिया की आखिरकार इतनी टेंशन क्यों बढ़ गई है। तो सबसे पहले मैप के जरिए आपको ये जो पूरी जगह है वो दिखाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, कैसे कैसे ये कई देशों से जुड़ा हुआ है, कितने सारे देश हैं इसके आसपास। इराक देखिए, कुवैत देखिए, सऊदी अरब देखिए, ईरान देखिए, यूएई देखिए, ओमान देखिए, ये अरब सागर है, ये ओमान की खाड़ी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और यही वजह है कि इसका जो कनेक्शन है जल्दी से किसी भी देश से हो सकता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फारस की खाड़ी है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आपको पुरानी घटनाएं भी याद होंगी, किस तरीके से यहाँ पर कई बार शिप जब बड़ी होती हैं तो वो फंस जाती हैं, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सहारा लेकर के ही ईरान ने ये एक पूरी नई तैयारी की है, उसी ने गायब किया है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार कर रहा है, मानेगा नहीं, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा कर रही हैं, जिसमें अमेरिका की भी एक रिपोर्ट शामिल है जो ये कह रही है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये शिप निकल रहा था तब उस वक्त वहां पर एक ड्रोन था जो कि उस पर नजर बनाए हुआ था। ईरान और ओमान के बीच जलमार्ग है, ये भी बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान के बीच में ये जलमार्ग है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व क्या है। ईरान और ओमान के बीच जलमार्ग है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये जल्दी से एक दूसरे के बीच में कनेक्ट करता है, इसी वजह से इसका महत्व भी ज्यादा होता है, क्योंकि खर्चा कम हो जाता है माल ढुलाई का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। अब फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से ये जोड़ता है।
ओमान की खाड़ी यहाँ है, फारस की खाड़ी यहाँ है और ये इस तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल किया जाता है और व्यापारिक रूप से इसका इस्तेमाल पहले भी होता रहा है। अरब सागर से ये जोड़ता है, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, सीधे सीधे कनेक्शन है। फारस की खाड़ी से ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत पूरी तरीके से सटे हुए हैं और माल ढुलाई के लिए ये सबसे अहम रास्ता हो जाता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश ऑयल शिप इसी रूट से भेजते हैं। खर्चा कम और जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह तक उसे पहुंचाया जाएगा। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल होता है। चौड़ाई सबसे सक्रिय जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर के करीब है। ये वो जगह है, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो लिखा हुआ है, ये वो जगह है जहां पर 33 किलोमीटर के ये करीब है। दुनिया के बड़े देश उत्पादक देश जो हैं वो ऑयल शिप इसी रूट से भेजते हैं। हालांकि इसकी जो चौड़ाई है एक जगह पर जाकर के 33 किलोमीटर के करीब हो जाती है। अब ये रास्ता दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग है और हर साल करोड़ों बैरल तेल और गैस इसी रास्ते से निकलते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। जैसा कि इसी साल ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध के दौरान दावा किया था कि उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, यूएई के बीच स्थित होने से ये स्ट्रेटेजिक जगह बन जाती है। ईरान कई बार कह चुका है कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो हॉर्मुज को बंद कर देगा और ऐसा होने पर तेल सप्लाई पूरी तरीके से रुक जाएगी और दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो हिल जाएगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये कितना अहम है ऑयल सप्लाई के लिए, तेल सप्लाई के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा रूट है तो ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई कितनी होती है? चीन 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहां से तेल का आयात करता है, निर्यात करता है, यहां से लेकर के वो जाता है। जापान 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन, एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है और इतना ज्यादा जो यहां से आने जाने के रास्ते में आने जाने के दौरान ये 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन साउथ कोरिया लेकर के जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई करता है। वहीं दूसरे देशों की अगर बात की जाए तो भारत 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन और 54% प्राकृतिक गैस यहां से लेकर के जाता है। सबसे नजदीक का एरिया है, इस वजह से खर्चा बहुत कम है। अमेरिका 0.5 बैरल प्रतिदिन यहां से अपने देश में तेल लेकर के जाता है। और रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि चीन हो, भारत हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, मिलकर के हॉर्मुज से आने वाले क्रूड ऑयल का यानी कच्चे तेल का 69% हिस्सा लेते हैं। सऊदी अरब इस मार्ग के सबसे बड़े निर्यातक में से एक है। लगभग 38% हॉर्मुज के तेल प्रवाह में सऊदी तेल का हिस्सा है। अब हॉर्मुज ईरान के उत्तरी तट के पास है और इसके चलते ईरान की नौसेना और वहां के जो गार्ड्स हैं इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच संबंध ज्यादा अच्छे नहीं है, हर कोई जानता है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही किस तरीके से अमेरिका ने उनके देश में जाकर के बम बरसाए हर इंसान ने देखा है। अमेरिका ने ईरान पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं और हाल ही में इजराइल के ईरान युद्ध के दौरान ईरान के परमाणु संयंत्र पर अटैक किया था। अमेरिकी ईरान को भरोसेमंद नहीं मानता है और अमेरिका की नौसेना की 5वीं फ्लीट इस क्षेत्र में तैनात रहती है ताकि ईरान मनमानी ना कर सके। ये फ्लीट बहरीन के मनामा शहर में बेस्ड है और 5th फ्लीट का काम है ये सुनिश्चित करना कि कोई जहाज पर हमला ना करे, पायरेट मिलिशिया या आतंकवादी हमला ना करें, इस बात का उन्हें ख्याल रखना होता है और सुरक्षित रास्ता उपलब्ध रहे, इस बात का भी उन्हें ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ छोटी छोटी सशस्त्र नावें अक्सर टैंकरों के आसपास आ जाती हैं, जैसा कि इस शिप के साथ हुआ है। अब अमेरिकी जहाज इन्हें दूर रखने का काम करते हैं। 5th फ्लीट अक्सर एस्कॉर्ट मिशन भी चलाती है ताकि इन्हें पूरे तरीके से एक सुरक्षा घेरे में रख सके। अमेरिकी युद्धपोत कुछ जहाजों को सुरक्षा देकर के रूट तक पार करवाते हैं, क्योंकि कभी भी ईरान इन्हें ये कह करके ले सकता है कि आप हमारे क्षेत्र में आ गए हैं। कोई टैंकर पर बम लगा जाए, ड्रोन हमला कर जाए, मिसाइल फायर हो जाए, जहाज हाईजैक हो तो 5th फ्लीट के जहाज वहां पर तुरंत पहुंचते हैं और रेस्क्यू देते हैं, सुरक्षा करते हैं।
ये गश्त करने के लिए युद्धपोत, पनडुब्बियां, ड्रोन जिसमें MQ-4C ट्राइटॉन भी शामिल है, हेलीकॉप्टर, स्पेशल फोर्स टीम का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। अब अमेरिका के फ्लीट का होना ईरान को रोकता है ताकि वो कुछ बड़ा कदम ना उठा सके। उन्हें पता है कि ये सीधे सीधे अमेरिका से भिड़ना हो जाएगा। अब समुद्री व्यापार बाधित ना हो और बाकी देशों को डर ना लगे। हालांकि अमेरिका की नौसेना पहले भी ईरान पर कई समुद्री हमलों का आरोप लगाती रही है। अब ईरान पहले भी विदेशी जहाजों को पकड़ चुका है। ये आरोप ऐसे ही नहीं लगते हैं, ईरान ने ऐसा किया है इसलिए लगते हैं। अब कब ईरान ने जहाजों को निशाना बनाया है ये भी हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से साल रहे, कौन कौन से टैंकर रहे जिस पर निशाना ईरान की तरफ से लगाया गया था। ब्रिटिश टैंकर 2019 की बात करते हैं। ईरान ने इस ब्रिटिश झंडे वाले टैंकर को हॉर्मुज में रोक करके अपने कब्जे में ले लिया था। ये जानकारी ब्रिटिश टैंकर 2019 के बारे में है और वजह ये बताई थी समुद्री नियमों का उल्लंघन किया गया है। हालांकि इसके अलावा और कोई वजह हो ही नहीं सकती, वो बार बार यही कहता है। दूसरी तरफ ब्रिटिश हेरिटेज टैंकर 2019 की बात करें, टैंकर पर भी ईरानी नावों ने हमला किया था जैसा कि इस पूरे केस में हुआ है। तो ये ब्रिटिश हेरिटेज टैंकर की बात है। इसमें साथ ही रॉयल नेवी के फ्रीगेट HMS मोन्टरेस ने उसे बचाया था। ये उस वक्त उसका रेस्क्यू करने के लिए गई, लेकिन घटना बेहद हाई प्रोफाइल हो गई थी उस वक्त 2019, 6 साल पहले। दक्षिण कोरिया का टैंकर 2021 की मैं बात करूं, ईरान ने इस केमिकल टैंकर को पर्यावरण प्रदूषण का आरोप लगाया और इसके बाद जब्त कर लिया। दक्षिण कोरिया का ये टैंकर था, बाद में कूटनीति के सहारे से छुड़वाया गया क्योंकि कोई भी अपना नुकसान नहीं होने देगा और यही तरीका दक्षिण कोरिया ने भी अपनाया। अब अमेरिकी संबंधित टैंकर जो कि 2019 में जब्त किया गया था, ये मार्शल आइलैंड्स रजिस्टर्ड जहाज था। बावजूद इसके इस पर ईरान ने दावा कर दिया, इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी कंपनी से ये जुड़ा हुआ था। अब अमेरिका किस तरीके से सीधा हमला मानेगा ये ईरान बहुत अच्छे से जानता है। ईरान ने इसे टक्कर और कानूनी विवाद का हवाला देकर के जब्त किया था, लेकिन ईरानी नेवी ने इस टैंकर को हॉर्मुज में रोका। उसके बाद क्या हुआ वो भी जान लीजिए। 2023 की ये पूरी घटना मैं आपको बता रही हूँ। पनामा फ्लैग्ड टैंकर की ईरान ने दावा किया कि ये कानूनी आदेश के तहत कब्जा किया गया है। कानूनी आदेश के तहत कब्जा करना यानी ईरानी सरकार से उन्हें सीधे सीधे ये निर्देश मिले थे। ईरान ने ये दावा किया कि IRGC कमांडो ने ओमान के पास इसे कब्जे में लिया है। इजराइल लिंक्ड कार्गो शिप जो कि अप्रैल 2024 की घटना में शामिल है। ये कोई पहली घटना नहीं थी, यानी कि सीधा ये कि पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ईरान ने इसी तरीके के काम किए हैं। अब इजराइल लिंक्ड कार्गो शिप के बारे में और जानिए। हेलीकॉप्टर से सवार होकर के इस जहाज पर कब्जा किया गया था। सीधे हेलीकॉप्टर से अपने गार्ड उतारे गए, उसके बाद इसे कब्जे में ले लिया था। कारण था इजराइल से संबंध होने का शक था। अब इजराइल से संबंध होने का शक था तो सीधे घुसपैठ का शक लगाया जा रहा था ईरान की तरफ से, और उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने बचाव के लिए ये सब कुछ किया है। ईरानी गार्ड ने IRGC जिसे कहते हैं कंटेनर शिप 2015 में क्या किया था, अमेरिकी संबंधित जहाज को इन्होंने पकड़ा था। अब इसके बारे में उनकी तरफ से क्या कहा गया, अपनी समुद्री सीमा में घुसने के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, ईरान की तरफ से ये लगाए गए और इसके तहत उन्होंने ये कार्रवाई की थी, उनका ये कहना था। तो कंटेनर शिप 2015 से लेकर के 2025 तक इसी तरीके का जो उकसावे वाली कार्रवाई है की गई है। अमेरिका भी इसे उकसावे की कार्रवाई मानता है और वे पहले भी इस तरह की घटनाओं को गैर कानूनी कब्जा कहते रहे हैं। अमेरिका हॉर्मुज में पहले से ही नेवी तैनात रखता है और यही वजह है कि नौसैनिक टकराव की संभावना भी इस दौरान ज्यादा बढ़ जाती है। अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाता है, ईरान कभी कभी इसके जवाब में टैंकर्स को रोकता है। साल 2018 की घटना है जब अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से खुद को अलग किया तो ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की नीति अपनाई और इसके तहत ईरान के तेल निर्यात, बैंकिंग और शिपिंग सेक्टर पर कड़े प्रतिबंध तक लगा दिए थे। ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की बात करें तो उसमें कौन कौन से शुमार हैं जो ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले देश रहे हैं उसके बारे में जानिए, क्योंकि ईरान हमेशा इस तरीके की उकसावे वाली जो कार्रवाई है वो करता है। अब प्रतिबंध लगाने वाले देशों में सबसे पहले बात मैं कनाडा की करती हूँ। कनाडा ने इस पर प्रतिबंध लगाया।
अमेरिका ने लगाया, क्योंकि अमेरिका के भी कई ऐसे शिप थे जिसे उसने कब्जे में लिया था, ये कह करके कि ये हमारे देश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। ब्रिटेन भी इसमें शामिल है, इजराइल भी इसमें शामिल है, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम वो देश हैं जिन्होंने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि ईरान की तरफ से बार बार ऐसी कार्रवाई की जा रही थी कि हॉर्मुज से जो भी शिप गुजरते थे उन्हें वो अपने कब्जे में लेता था और सिर्फ एक ही बात कहता था कि ये हमारे देश की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, यानी उनकी जो पानी वाली सीमा है उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उन्हें ये कार्रवाई की है। और अमेरिका ने न सिर्फ ईरान पर बल्कि उन देशों पर और कंपनियों पर भी कार्रवाई की जो धमकी दे रहे थे, जो ईरानी तेल खरीदते थे। नतीजा ये रहा कि विदेशी निवेशक पीछे हटने लगे। अमेरिका ने कहा कि अगर ये हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हम इसकी भी आर्थिक तौर पर कमर को तोड़ेंगे, और इसी के तहत विदेशी निवेशक पीछे हटने लगे, क्योंकि अमेरिका ने उन पर पाबंद लगाना शुरू किया था। और एक वक्त था जब अमेरिका से टक्कर कोई नहीं लेना चाहता था। ईरान की विदेशी मुद्रा भंडार पर इसकी वजह से दबाव बढ़ गया और अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने भी ईरान के हथियार कार्यक्रमों को लेकर के सख्त रुख अपना लिया था और नए प्रतिबंध लागू कर दिए थे। ईरान की वैश्विक प्रणाली ये रही है कि इससे दूरी और बढ़ती गई, क्योंकि ईरान पर प्रतिबंध लगे तो असर तो पड़ना ही था। अब ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट क्या रहा है 2017 से 2025 का, वो जानिए। 2017 में 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, 2023 में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया, सीधे सीधे घट गया, और 2025 आते आते तक, हालांकि अनुमान है 2025 को लेकर के, लेकिन ये और घटा 0.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो पाबंदियां लगाई गई उसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान ईरान को हुआ। अब इन पाबंदियों की वजह से बैंकिंग लेन देन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। डॉलर और यूरो जैसी करेंसी की उपलब्धता में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इंपोर्ट महंगा हो गया, बिजनेस वर्ल्ड में अनिश्चितता बढ़ गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अपना दबदबा बनाना चाहता है, इसीलिए वो इस तरह की चीजें करता रहता है, लेकिन उसका नुकसान उसे ही उठाना पड़ता है बार बार। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका की फ्लीट का होना ईरान को कहीं ना कहीं रोक देता है, ताकि वो इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो ना करे। अब वर्णाव में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चीन की, क्योंकि अमेरिका ने चीन की कंपनी पर डेटा चोरी करने का आरोप लगा दिया है, और ये डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा आरोप है, जहां आप लोगों की चीजों को नहीं चुराते बल्कि उनके डेटा को चुराते, उनकी जानकारी को चुराते हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि चीनी कंपनी अलीबाबा, चीनी कंपनी है, हर कोई जानता है, बहुत सारा सामान ये लिस्ट करता है और लोग ऑनलाइन इससे सामान मंगाते हैं। अब अमेरिका ये कह रहा है कि चीनी कंपनी अलीबाबा चीनी सेना को तकनीकी मदद दे रही है ताकि वे अमेरिका में निशाना बना सके। व्हाइट हाउस का एक मेमो जारी किया गया है जिसमें अलीबाबा पर चीन की मिलिट्री को टेक्नोलॉजी सपोर्ट देने का दावा किया गया है, और ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा मेमो है, इसमें टॉप सीक्रेट जानकारी शामिल है। अब मेमो में क्या बताया गया वो मैं आपको बताती हूँ। मेमो में ये बताया गया है कि अलीबाबा सेना को कैपेबिलिटीज दे रही है जिन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अलीबाबा चीन को कस्टमर डेटा दे रहे हैं। हालांकि अलीबाबा ने इन आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया है। अब करेगा भी क्या, आरोप तो मानेगा नहीं, नकारना ही होगा। चीनी दूतावास ने कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के ये आरोप लगाना बेहद जिम्मेदारीहीन है, लेकिन जो अमेरिका की रिपोर्ट्स हैं उसमें अलग तरीके के दावे किए गए हैं। अब उन दावों के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अगर कुछ कह रहा है तो बिना आधार के नहीं कह रहा है। अलीबाबा ने चीनी सेना को ग्राहकों का डेटा दिया, यह अमेरिका ने आरोप लगाया। यह भी कहा अमेरिका ने कि आईपी एड्रेस, वाईफाई जानकारी, पेमेंट रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। अलीबाबा ने एआई से जुड़ी सेवाएं भी प्रदान की हैं, और इतना ही नहीं, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स की जानकारी भी चीनी सेना को दी गई है। वो सॉफ्टवेयर है ये, यानी कि जीरो डे एक्सप्लॉइट, जो कि टेक्नोलॉजी की खामी है जिसको डेवलपर्स ने अभी तक ठीक नहीं किया। अब ये जानबूझकर ठीक नहीं किया, इस पर भी बड़े सवाल हैं। हैकर साइबर हमलों में इस्तेमाल इसे कर सकते हैं, जब उनके पास सारी जानकारी होगी तो वो इस्तेमाल जरूर करेंगे। अलीबाबा कर्मचारी ऐसी खामियों की जानकारी चीनी सेना को दे रहे हैं, ये व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है, इसके बारे में उनकी तरफ से बताया गया है। व्हाइट हाउस
इन सब को संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और मानना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके देश के लोगों का डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है किसी बड़ी घटना को करने के लिए, तो इससे खतरा माना जाना चाहिए। अब इस मेमो ने ये साफ साफ नहीं बताया है कि पीएलए उन क्षमताओं को इस्तेमाल कर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकता है, यानी ये पता नहीं है कि ये टेक सपोर्ट किस मिशन या साइबर हमले के लिए है। मेमो में ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये कैपेबिलिटीज कितनी गहराई वाली है। अलीबाबा ने मेमो को सीधे सीधे पीआर ऑपरेशन कह दिया है, मिलीशियस पीआर ऑपरेशन कहा गया है, भटकाने वाला पीआर ऑपरेशन कहा गया है। उनका तर्क क्या है वो जानिए। अलीबाबा का तर्क है कि ये गलत प्रचार है जिसे अलीबाबा को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अलीबाबा ने यह भी कहा कि ये लीक रोल्स रॉयस से आया है और इसका मकसद ट्रंप और चीन के बीच हाल ही में हुए ट्रेड समझौते को नुकसान पहुंचाना हो सकता है। इस खबर के बाद अलीबाबा के अमेरिकी शेयर्स की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कितनी? लगभग 4.2% तक। अलीबाबा कंपनी क्या है, चलिए अब आपको वो भी समझा देते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। तो अलीबाबा, चीन में अलीबाबा का दबदबा है और चीन की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है। इसके और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसकी शुरुआत 1999 में जैक मा ने की थी। जैक मा गायब हो गए हैं। ऐसे भी बहुत सारे आरोप चीन पर लगे थे। इसका मुख्यालय चीन के हांगजो में है और ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल पेमेंट, एआई टेक्नोलॉजी में इसका दबदबा है। ई कॉमर्स के लिए इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। चीन में लोग मोबाइल से जो भी सामान खरीदते हैं वो अलीबाबा से ही खरीदते हैं। इनमें से बहुत कुछ अलीबाबा की वेबसाइट से ही लिया जाता है। जो भी सामान मंगाना है, सिर्फ एक फेमस वेबसाइट है वहाँ के लिए, अलीबाबा, और ये बाहर के देशों को भी सामान भेजती है अगर कोई ऑनलाइन परचेसिंग करता है। भारत में जैसे अमेजॉन है, चीन में वैसे ही अलीबाबा है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है। अलीबाबा क्लाउड दुनिया की टॉप क्लाउड कंपनियों में शामिल है जो सबका डेटा एकत्रित करता है। बड़ी कंपनियां डेटा सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करती हैं जो कि अलीबाबा से खरीदती हैं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा क्लाउड है। अलीपे चीन का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम है, वैसे यहाँ पर अलीपे है, चीन का सबसे बड़ा मोबाइल सिस्टम है और इस वजह से इसके पास बहुत सारी जानकारी है। अलीबाबा एक बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है और यहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार और फैक्ट्री वाले अपने सामान बेचते हैं। अलीबाबा कोई खुद सामान नहीं बनाता है, दूसरों के सामान को ये माध्यम देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से बेचा जाता है। खरीदार और विक्रेता को ये जोड़ने का काम करती है, यानी सिर्फ और सिर्फ अलीबाबा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है खरीदार और विक्रेता के बीच में। अलीबाबा का एक खास प्लेटफॉर्म है जो कंपनियों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी मात्रा में सामान खरीदना चाहती है तो वो अलीबाबा के जरिए फैक्ट्री से सीधा संपर्क कर सकती है, सीधा ले सकती है। अलीबाबा के पास बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, सर्वर हैं और ये सर्वर इंटरनेट पर सेवाएं देते हैं। जैसे वेबसाइट चलाना हो, डेटा रखना हो, एप्स को सपोर्ट देना हो, क्योंकि इनका सर्वर रूम इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये तमाम चीज़ों को कर सकता है, वेबसाइट चलाने से लेकर के डेटा को सुरक्षित रखने तक। लेकिन इसी डेटा को लेकर के अब इस पर आरोप लग रहे हैं। दुनिया की बड़ी कंपनियां और सरकारें अपनी तकनीकी जरूरतों के लिए अलीबाबा क्लाउड का इस्तेमाल करती हैं। अलीबाबा के पास बहुत सारा डेटा होता है क्योंकि इनके क्लाउड में ये सेव होता है। अब लोग क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, ये डेटा कंपनी को मदद करता है अपने बिजनेस की रीच को बढ़ाने में। जैसे आपने कोई शॉपिंग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से की या फिर इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से की, तो आपका जो डेटा है वहां पर सेव हो जाता है। वक्त वक्त पर वो आपको मैसेज भेजते रहते हैं, नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि आप इस सामान को खरीद लीजिए। वो इसलिए क्योंकि आपका डेटा उनके पास होता है और यही अलीबाबा के पास डेटा होता है। तो ये डेटा कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने में, रीच को बेहतर करने के लिए होता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल का आरोप अब इस पर लग रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे ग्राहक को सही सामान दिखाया जाता है।